फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम बैक टू दिस चैनल। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अभी हम जो करने वाले हैं यहाँ पे, ये हम करेंगे अपना जो इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन हो चुके थे, उसके बाद पार्ट 1 आपका अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको देखिए। उसमें मैंने बिल्कुल रियल ट्रिक बताई है आपको, जो मैं यूज़ करती हूँ इस तरीके से। मतलब और भी लोग बताते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है, आपको कौन सी ट्रिक यूज़ करनी चाहिए, उसमें ये सारी बातें हम लोगों ने की हैं। और आप लोगों का इतना प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इतना पसंद कर रहे हैं वीडियोस को। और अभी जो हम करने वाले हैं इसमें, वो हम करेंगे जो हमारे 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश पैडागॉजी से बचे हुए हैं। अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको कि इस चैनल पर हम लोग आपके जो सीटेट के प्रीवियस ईयर जो डायरेक्ट सीटेट की वेबसाइट से हम लोग पेपर को डाउनलोड करके और यहाँ पे हम लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे वे में और बहुत ही ईजी ट्रिक से। मैं मतलब आपको बताने का प्रयास करती हूँ कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना होता है, किस किस मेथड से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, कहाँ कैसे आप उस क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी और कम टाइम पे कर सकते हो। तो सब्सक्राइब नहीं किया है अगर अभी तक चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप की जो इम्पॉर्टेंट वीडियो हैं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, जिसमें हम लोग करेंगे 15 पैडागॉजी के क्वेश्चन। सीटेट में देखो, पैडागॉजी 15 नंबर की हर सब्जेक्ट में होती है, कोई भी ऐसा एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पर पैडागॉजी नहीं होती है। ओके। और पैडागॉजी होती क्या है? पैडागॉजी होती है आपकी एक शिक्षण शास्त्र, यानी कि बच्चे हैं जो आपकी क्लास में, आप उनको डील कैसे करोगे, है ना। उनको समझ नहीं आ रहा है तो आप समझाओगे कैसे, पैसेंस कैसे रखो, है ना। बच्चों को मतलब एक बेहतर वे में बहुत सारी रणनीतियों का यूज़ करके आप कैसे सिखा सकते हो, इन सब के बारे में जो बातचीत होती है वो आपकी पैडागॉजी के अंदर होती है, कि यानी कि बच्चे को पढ़ाना हमें किस तरीके से है। तो देखेंगे हम इसमें अपना फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लर्नड यूजिंग डिक्शनरी, है ना। तो डिक्शनरी आप सभी को पता है, डिक्शनरी हम किसे कहते हैं। डिक्शनरी तो आप सभी ने यूज़ करी ही होगी, जहाँ से हम मीनिंग्स वगैरह का उनका मीनिंग देखते हैं, है ना, प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, वोकैब देखते हैं, स्पेलिंग्स उनकी देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? डिक्शनरी में। तो इसमें क्या पूछा गया? नॉट पूछा गया। नॉट पे आप बहुत अच्छे से गौर कर लेना, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन गलत होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमारा माइंड थोड़ा सा पजल हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि मतलब ऑप्शन सारे पॉजिटिव होते हैं तो हमें लगता है पॉजिटिव। देखो, जब आपसे नॉट पूछा जाए उस टाइम आप पूरा फोकस अपने माइंड का कर लिया करो कि मुझे निगेटिव आंसर को इसमें ढूंढना है, और जब तक नॉट नहीं लगाया है तब तक आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव आंसर ढूंढने हैं जो कि बच्चे की भलाई के लिए हों। ओके। तो देखेंगे हम इसमें इम्प्रूविंग प्रोनाउंसिएशन, तो ये तो होता ही है इसमें। इम्प्रूविंग वोकैब, तो वोकैब भी होती है, और स्पेलिंग्स वगैरह ये भी होती हैं। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है इसमें, फोर्थ वाला, जो कि है आपका इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग, यानी कि ये डिक्शनरी का काम नहीं है कि वो आपकी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करे। ओके। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फोर्थ वाला। देख, इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स एज अ मेथड कॉम्प्रीहेंशन इज द बेसिस ऑफ लर्निंग। अब इन्होंने यहाँ पे ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसमें क्या होता है, देखो, इन टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आप किसके लिए पेपर दे रहे हो? छोटे बच्चों के लिए। ओके। और छोटे बच्चों को क्या होता है कि मतलब इंग्लिश सिखाने का एक मेथड क्या होता है आपका? फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड, है ना, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को आप कोई वर्ड बोलोगे, वो इसको सुनेगा और उसको कॉम्प्रीहेंस करेगा, उसके बाद वो आपको रिप्लाई करेगा। तो इसका मतलब है कि बच्चा वहाँ पे सीख रहा है ना। तो वहाँ पे जो पूरा फोकस होता है वो किस पे होता है? लिसनिंग पे होता है ना। आंसर है इसमें वो कौन सा हो जाएगा? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आपका रिलेटेड किससे होता है? लिसनिंग से। तो इसमें आपका ऑप्शन 1 ठीक हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे हम, वेन स्टूडेंट्स आर रीडिंग फॉर प्लेजर दे आर इंगेज्ड इन, यानी कि जब बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ प्लेजर के लिए पढ़ते हैं, तो वो किस में इंगेज्ड होते हैं? स्किमिंग एंड रीडिंग, स्कैनिंग एंड रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। देखो समझते हैं हम इसको। स्किमिंग क्या होता है? स्किमिंग एंड रीडिंग, स्किमिंग होता है जब आप क्या करते हो, बहुत ही जल्दी जल्दी मतलब स्किप करके पढ़ते जाते हो, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है उसको आप पढ़ते जाते हो, और बाद बाकी जो मतलब इस पूरा एकदम डीपली उसको नहीं पढ़ते हो, तो स्किप कर करके उसको पढ़ते जाते हो। स्कैनिंग क्या होता है? स्कैनिंग होता है किसी एक, जैसे स्कैन क्या होता है, स्कैन आप करवाने जाते हो जब भी वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी बर्ड्स होते हैं उनको स्कैन
स्कैन कर लेती है मशीन, ठीक है। स्कैन का मतलब होता है जब किसी प्रॉपर वर्ड के लिए या किसी प्रॉपर सेंटेंस के लिए आप पूरी बुक को पढ़ रहे हो तो आपको कुछ एक चीज़ वहाँ से निकालनी होती है, तो वहाँ पर हमारी जो पढ़ने की स्किल होती है वो होती है स्कैनिंग एंड रीडिंग। उसके बाद होती है आपकी इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ही गहनता से पढ़ना, है ना, यानी कि बहुत ही मतलब एकदम आप खो जाओ उसको पढ़ने में, इस तरीके से इंटेंस रीडिंग, इसको बहुत अच्छा माना भी जाता है। उसके बाद क्या होती है, जब हम प्लेजर के लिए पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, एक्सटेंसिव, यानी कि ऐसे ही ऊपरी ऊपरी से हम उसको एक्सटेंसिव रीडिंग कर लेते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो आपका फोर्थ इसमें सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका कोड स्विचिंग एंड कोड मिक्सिंग आर ऑफन सीन इन, यानी कि जो आपकी कोड स्विचिंग है और कोड मिक्सिंग है ये क्या होता है। मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था। ये होता है आपका जैसे आधी भाषा किसी और की यूज़ करना, और आधी जैसे कि एक आपने उसमें देखा कि दिल मांगे मोर, उसमें था दिल और उसके बाद था मांगे, है ना, उसके बाद था मोर। तो इसमें क्या था, दो वर्ड हिंदी के हैं और मोर आपका किसका हो गया, इंग्लिश का हो गया। ये आपकी होती है कोड स्विचिंग या कोड मिक्सिंग। ओके, तो ये कहाँ पे देखी जाती है, ये कहाँ पे देखी जाती है, मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन। मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन वो होते हैं जिनको सिर्फ एक ही भाषा आती है ना, तो वहाँ पे वो स्विच कैसे करेंगे जबकि उनको एक ही भाषा आती है। उसके बाद आता बाईलिंगुअल। जी, बाईलिंगुअल का मतलब होता है जो 2 से 3 से मतलब अधिक भाषाएं जानता हो वो क्या करता है, वर्ड्स को इधर उधर स्विच कर देता है, कभी हिंदी इंग्लिश मिक्स। आपने सुना भी होगा हिंग्लिश, एक नया वर्ड आया है तो उसमें क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश को हम मिक्स करके बोलते हैं, है ना। तो ये बाइलिंगुअल चिल्ड्रन के लिए ही होता है। देखेंगे हम डिस्लेक्सिक चिल्ड्रन, डिस्कैलकुलिया, तो ये तो अपने आप में ही एक विकार होता है, यानी कि डिस्लेक्सिया डिस्कैलकुलिया जो बच्चों को गणन संबंधी विकार होता है, जिनको पढ़ने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे एक होता है, मतलब यहाँ पे जो बात करी गई है वो किसकी करी गई हुई है, बाइलिंगुअल चिल्ड्रंस की। तो हमारा जो ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। ओके, हम वन ऑफ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ लैंग्वेज इज। अब ये हमसे यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं, यानी कि एक लैंग्वेज की शुरू, देखो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है ना, तो आपसे सारे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब किसी भी लैंग्वेज का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है, इनिशियल स्टेज में जहाँ से मतलब आप सीखना स्टार्ट करते हो, वहाँ पे जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो क्या होती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। आपको मतलब वो चीज़ आपको आनी ही आनी चाहिए, उसके बिना आप लैंग्वेज को सीखना स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वो आपका इसमें क्या होता है, देखेंगे हम ऑप्शंस को। फोनिम्स, जी बिल्कुल, फोनिम्स क्या होता है आपका, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ओके, इंग्लिश में फोनिम्स कहते हैं हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ओके, तो ये आपका क्या होता है, ये किसी का भी एक मतलब लैंग्वेज सीखने के लिए क्या होता है, इंग्लिश के लिए एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम मॉर्फीम। मॉर्फीम आपका क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, है ना, यानी कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट। इसमें क्या था, ये आपका था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। ओके, साउंड इंग्लिश में आपके देखो हम हमेशा क्या गलती करते हैं, हमें पता होता है कि इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं, तो इंग्लिश में होते हैं आपके 26। ओके, लेकिन ये साउंड्स नहीं है, साउंड्स आपके जो होते हैं, साउंड्स आपके होते हैं इसमें 44। हमेशा याद रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपको 26 भी ऑप्शन में देंगे अगर साउंड्स पूछा है, और ज़्यादातर वो लेटर नहीं पूछेंगे क्योंकि लेटर तो सबको पता है, तो वो क्या पूछते हैं, साउंड्स पूछते हैं। आपके इसमें क्या होते हैं, 20 वॉवल्स होते हैं। कितने होते हैं, 20 तो आपके इसमें वॉवल्स होते हैं, और आपके 24 इसमें क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और ये दोनों मिला के आपके 44 क्या होते हैं, इंग्लिश में साउंड्स होते हैं। ओके, क्या होते हैं, साउंड्स होते हैं। तो इसको याद रखना आप। तो इसका जो हमारा आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका फर्स्ट आंसर, यानी कि फोनीम्स इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। MCQs, close test, match of the following, etc. are examples of the types of question we often see in test। यानी कि जो आपको ये आप जो MCQs करने जा रहे हो, आपको भी तो उसमें MCQs ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिले हैं ना, उसमें क्लोज टेस्ट है जिसमें एक वर्ड भरना हो। तो ये सारे जो आपके एग्जाम्पल्स हैं ये किस टाइप के मतलब क्वेश्चंस होते हैं, तो ये ओरल होते हैं, जी नहीं, इजी होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं बताया, ओरल भी नहीं बता, लेटर राइटिंग की तो बात ही नहीं करी यहाँ पे।
वाले, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन एक बचता है, ऑब्जेक्टिव। आपको पता है भी, आप जो पेपर दे रहे हो बैठ के वो भी आपका ऑब्जेक्टिव ही है। ओके, इफ़ यू विश टू फाइंड ओनली द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ओके, अगर आपको सिर्फ कहीं पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही चेक करने हैं, व्हाट वुड यू नीड, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब हम इसमें देखेंगे इसके ऑप्शंस को। डिक्शनरी, डिक्शनरी में क्या होता है, डिक्शनरी में आपकी होती है वर्ड एंड मीनिंग सारी। अगर आपको वर्ड मीनिंग चाहिए होगा तो आप किसके पास जाओगे, डिक्शनरी के पास जाओगे। ओके, उसके बाद है आपका एंथोलॉजी। ये क्या होती है, ये जैसे कि कोई एक टॉपिक है, मान लो बेरोजगारी ही है या फिर कोई भी टॉपिक है, उसमें जो बहुत सारे राइटर्स अपनी अपना एक लेख लिखते हैं या अपनी अपनी राय देते हैं, तो इस टाइप की जो आपकी एक बुक होती है या गाइड होती है उसको हम कहते हैं एंथोलॉजी। उसके बाद है थियाजर्स। थियाजर्स आपकी क्या होती है, इसमें होता है आपका स्पेशली, इसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को ही कवर किया जाता है। अगर आपको स्पेशली सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही देखने हैं तो आप किसके पास जा सकते हो, थियाजर्स के पास जा सकते हो। उसके बाद आपका है प्रोनाउंसिएशन गाइड, तो ये आपकी किसके लिए होती होगी, प्रोनाउंसिएशन के लिए होती होगी, है ना। तो इसमें हमें क्या चाहिए था, हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही चाहिए, तो हमारा जो ऑप्शन इसमें हो जाएगा थियाजर्स इसमें हो जाएगा, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ओके, अभी इसमें हमसे पूछ रहे हैं द लैंग्वेज गेम ऑफ क्रॉस वर्ड पजल्स। आपने देखा होगा, आपने कभी पेपर वगैरह पढ़ा होगा, तो इस तरीके से कुछ खाने बने होते हैं, इसमें कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, तो इनको इस तरीके से या ऐसे ऐसे करके हमें क्या बनाना होता है, एक वर्ड बनाना होता है, उसको मिलाना होता है। तो ये हमसे पूछ रहे हैं हेल्प्स स्टूडेंट्स इम्प्रूव देयर, यानी कि जब ये इस टाइप के वर्ड्स स्टूडेंट्स बच्चे खेलेंगे तो उनकी क्या इम्प्रूव होगी। रीडिंग नहीं भाई, उसमें रीडिंग तो नहीं कराई जा रही है हमें, राइटिंग भी नहीं कराई जा रही है, स्पीकिंग भी नहीं कराई जा रही है। अगर इस तरीके के हम वर्ड्स बनाएंगे तो हमारी एक सिंपल सी चीज़ जो आपकी डेवलप होगी वो आपकी क्या होगी, वोकैब डेवलप्ड होगी, यानी कि आपका ऑप्शन जो है इसमें वो 2 इसमें सही हो जाएगा। इज लैंग्वेज इन क्लास फर्स्ट, सी लव्स टीचिंग हर चिल्ड्रन पोएम्स एंड राइम्स दैट द चिल्ड्रन फर्स्ट हियर एंड देन रिपीट। मिस सुधीना इज स्ट्रेंथिंग हर चिल्ड्रंस, तो वो कौन कौन से स्किल्स इसमें डेवलप्ड करवा रही हैं। इसमें आपको सीधा दिख रहा होगा वो क्या करवा रही है, पहले तो बच्चों को पोएम वो हियर यानी कि सुनवा रही है, एंड देन रिपीट, और फिर वो अपने मुंह से बोल रहे हैं। तो इसमें सीधा सीधा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि बच्चे पहले सुन रहे हैं और उसको बोल रहे हैं। रीडिंग कहीं नहीं हो रही है, राइटिंग भी नहीं हो रही है, तो इस तरीके से आपको आपके ऑप्शंस को काटना होता है। ओके, रीडिंग राइटिंग नहीं हो रही तो हमने कट कर दिया, हमारा एक ही ऑप्शन इसमें सही है, आपका ऑप्शन फर्स्ट। When a student uses a language to express her feelings, emotions and ideas, she is using the function of language। यानी कि जब कोई बच्चा है, आपका स्टूडेंट है, तो वो लैंग्वेज को यूज़ करता है अपनी फीलिंग्स को, इमोशन को, अपने आइडियाज़ को, मतलब रखता है लोगों के सामने। तो ये जो लैंग्वेज का फंक्शन है यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेशन, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, डायरेक्शनल किसी को दिशा भी नहीं दे रहा है, एक्सप्रेसिव यानी कि वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है अपने विचारों को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज का आपका काम हो गया वो कौन सा हो गया है, एक्सप्रेसिव हो गया है। ओके, मैं आपको समझाने के लिए आपको चारों ऑप्शन दी हूँ यहाँ पे, और आपको पेपर में बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना। आपको जहाँ पर आपका ऑप्शन दिख जाएगा, आपको 100% श्योर हो, तो वहाँ से आपको आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पे अपना टाइम बचाना होता है। ओके, मुझे समझाने में आपको टाइम लग जाता है, अगर मैं पर्सनली करने बैठूँ तो मैं इसको बहुत जल्दी से फिनिश कर सकती हूँ। While using dictation in her class second, Mr. Jagveer is improving her students' ability to, यानी कि वो क्या कर रहे हैं, एक टीचर हैं आपके मिस्टर जगवीर, वो अपनी क्लास में डिक्टेशन, तो हमें डिक्टेशन क्यों देखा आपने, इतने भी ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं। अगर आप ज़रा सी अपना मतलब समझदारी दिखाओगे ना तो आपके क्वेश्चन आराम से, अभी क्या पूछा, डिक्टेशन, खुद से सोचो ना कि जब हमें इमला बोली जाती थी तो उसका मतलब क्या है कि हम प्रॉपर सुन पा रहे हैं या नहीं, या फिर लिख पा रहे हैं या नहीं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, लिसनिंग पे फोकस किया जा रहा है और आपका राइटिंग पे फोकस यहाँ पे किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन जो है इसमें सेकेंड उसमें से सही होने वाला है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अ लर्निंग डिसेबिलिटीज दैट इफेक्ट्स रीडिंग इज, यानी कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी जो है वो जो रीडिंग को इफेक्ट करती है। तो डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया होती है राइटिंग से संबंधित, ओके। और उसके बाद है आपका डिसलेक्सिया, जी डिसलेक्सिया आपका होता है रीडिंग से संबंधित। डिसकैलकुलिया आपका होता है मैथ में गणना संबंधी, जब बच्चे को प्रॉब्लम आती है उस तरीके से उसको होता है। तो आपका ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका सेकेंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ओके। In Mrs. Praveen's classes, often students are expected to repeat after her. Mrs. Praveen is following, यानी कि एक क्लास है, वहाँ पे एक टीचर है, वो क्या करती हैं, वो एक्सपेक्ट करती हैं बच्चे की वो बोले और उसके बाद बच्चे उसको रिपीट करें। तो आपका ये सीधा सीधा रिपीटिशन ड्रिल इन हर क्लास, यानी कि वो रिपीटेशन का ड्रिल करा रही है, अभ्यास करा रही है, ओके। आपका ऑप्शन इसमें जो होगा वो सही हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। लाउड रीडिंग एक्टिविटीज़ आर, यानी कि जो आप बच्चों से तेज़ तेज़ बोल के हम पढ़वाते हैं वो क्या होता है, उससे बच्चों को क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है, उस किसके लिए यूज़ करी जाती है। यूज़फुल फॉर बिगिनर्स रीडर्स, नॉट यूज़फुल, ये तो नॉट तो होगा ही नहीं। यूज़फुल फॉर एडवांस, अब एडवांस रीडर वो चिल्ला चिल्ला के क्यों पढ़ेंगे भाई, और नॉट यूज़फुल का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है यूज़फुल फॉर बिगिनर्स रीडर्स, यानी कि जब वो बोल बोल के पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, वो शब्दों को मतलब बहुत अच्छे से उनके माइंड में जाएगा और वो उस मतलब उनकी एक हेजिटेशन खत्म होगी और वो उसको पढ़ना अच्छे से सीख जाएंगे। चलते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आई होप आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो, आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा मुझे, और आपके कितने आंसर सही हुए हैं ये भी मुझे लिख के बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग इसको पूरा देख रहे हो और अच्छे से उसको एंजॉय करके चीज़ों को कर रहे हो, ओके। देखेंगे हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, अंडर विच कंडीशन शुड रेमेडियल टीचिंग बी प्रोवाइडेड, यानी कि रेमेडियल टीचिंग क्या होती है, रेमेडी क्या होती है। रेमेडी जो हमें मतलब उपचार दिया जाता है ना, उसके मतलब डॉक्टर हमें रेमेडियल ट्रीटमेंट देते हैं। तो रेमेडी होती है जब बच्चे को किसी चीज़ में दिक्कत है और आप उसको कठिनाई को दूर करने के लिए उसको हेल्प करो, तो वो होती है आपकी रेमेडियल टीचिंग। तो देखेंगे इसमें ऑप्शन इसमें कौन सा सही। स्टूडेंट इज इंजॉइंग, जब वो इंजॉय कर रहे हैं तो हमें रेमेडियल टीचिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू विद द कॉन्सेप्ट टॉट, यानी कि जो पढ़ाया गया है स्टूडेंट उसको थोड़ा सा रिलेट नहीं कर पा रहा है, कॉप अप नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, उसकी उस कठिनाई को दूर करके उसको रेमेडियल टीचिंग देके हम उस चीज़ को, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ओके। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और देखते रहिए इसी तरीके से और अपनी लर्निंग को बढ़ाते रहिए और सीखते रहिए अपना। मत देखो, एक बात हमेशा याद रखना, आप कभी भी पीछे को मत जाना, ओके। जहाँ पर आप आ गए हो उससे हमेशा ट्राई करना कि आप एक, भले ही आप दिन में एक कदम चलो, बट आप चलते रहो अपनी मंजिल की तरफ, है ना। तो परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, और वही लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, ओके। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा जाए और आप लोग बहुत अच्छा करें लाइफ में अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।